हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, दोनों की दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड में आइदर अ सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही या तो सेल होती है या फिर एग्रीमेंट टू सेल होती है। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो पहले जाके लास्ट क्लास को देख कर आ जाओ, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखना ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो सेल की अगर मैं बात करूं, सेल की डेफिनेशन और एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, मैंने आपको अच्छे से बताया था। सेल के अंदर क्या होता है? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर इमीडिएटली। यहाँ पर गुड्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। गुड्स की जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर के पास इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। इमीडिएटली का मतलब क्या है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा वैसे ही तुरंत गुड्स की ओनरशिप भी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 क्लॉज 3 में दे रखी है। क्या बोला हुआ है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो समझ में आ गया? अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म एग्रीमेंट टू सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। गुड्स की प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो उसको बोलेंगे हम एग्रीमेंट टू सेल। एग्जांपल की बात करूं, एक्स एग्री विद वाई ऑन 10th अक्टूबर 2022 दैट ही विल सेल हिज कार टू वाई आफ्टर 3 months फॉर अ सम ऑफ ₹3 लाख। इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो एक्स वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है। कब बन रहा है? 10 अक्टूबर 2022 को, जिसमें एक्स वाई को कार सेल करेगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं करेगा, 3 महीने बाद करेगा। यहाँ पर कार की ओनरशिप एक्स से वाई के पास कब जाएगी? 10 अक्टूबर से 3 महीने बाद जाएगी। तो ये हमारा कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। अब एग्रीमेंट टू सेल एक और तरीके से बन सकता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर कोई कंडीशन लगा रखी है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कोई कंडीशन लगा रखी है और बोला हुआ है कि ये कंडीशन पूरा होने के बाद गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए एग्रीड टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा। दो पार्टीज हैं, ए बायर है और बी सेलर है। बी ए को एक सर्टेन क्वांटिटी सोल्ड करेगा नाइट्रेट सोडा की, और ये जो सोडा है ये आने वाला है शिप से। द शिप कैरिंग द नाइट्रेट ऑफ सोडा वाज येट टू अराइव। शिप अभी आई नहीं है जिसमें नाइट्रेट ऑफ सोडा आएगा। तो यहाँ पर ए और बी आपस में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं। पहले गुड्स आएगा, उसके बाद ही गुड्स डिलीवर करा जाएगा और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इस तरीके का टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वहां पर हमने देखा था कॉन्टिजेंट गुड्स। तो ये कॉन्टिजेंट गुड्स का ही एग्जांपल है और कॉन्टिजेंट गुड्स के केस में हमारा एग्रीमेंट टू सेल बनता था। वहां पर भी सेम बात होती थी, तो सेम बात यहाँ पर भी हो रही है। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया लेकिन गुड्स अभी आए नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा इज टू बी ट्रांसफर्ड टू ए ऑन द अराइवल ऑफ द शिप कंटेनिंग द गुड्स। तो जब शिप आएगी उसके बाद ही तो बी ए को गुड्स दे पाएगा और गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दो केस आ गए एग्रीमेंट टू सेल में, तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एग्रीमेंट टू सेल कहलाते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि एग्रीमेंट टू सेल सेल में कब कन्वर्ट होता है, कब हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बन गया? सेल के अंदर क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि सेलर बायर को फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफर करके देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में तब कन्वर्ट होता है जब गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाए। तो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कब कन्वर्ट होगा? जब जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम खत्म होगा, टाइम लैप्स होगा। यहाँ पर बोला गया था कि 3 महीने बाद गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जैसे ही ये 3 महीने पूरे होंगे वैसे ही एक्स की कार की ओनरशिप वाई के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारा ये एग्रीमेंट टू सेल 3 महीने बाद सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टाइम पूरा होता ही। और दूसरा केस है जब एग्रीमेंट टू सेल के अंदर दी हुई कंडीशन पूरी हो जाए, तो वहां पर भी हमारा एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही शिप के अंदर का नाइट्रेट सोडा
बी के पास आ जाएगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कंडीशन पूरी हो गई, और जैसे ही कंडीशन पूरी हो गई वैसे ही आपका ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बी ए को गुड्स ट्रांसफर कर देगा और ए के पास ओनरशिप आ जाएगी। तो यहाँ पर समझ में आ गया कब एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट सेल में कन्वर्ट होगा। आगे देखते हैं, एक नोट दे रखा है, रीसेल ऑफ गुड्स बाय सेलर टू अ थर्ड पार्टी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेलर है और एक बायर है। सेलर अपनी कार बेच रहा है बायर को, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है जिसके अंदर बोला गया है कि सेलर जो है बायर को 5 लाख रुपए में एक कार बेचेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर क्या होगा, सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और कार की ओनरशिप इमीडिएटली बायर के पास ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पर जो सेलर है उसने बायर को बोला कि मैं कल तुम्हें ये कार दे दूंगा, लेकिन आज शाम को ही सेलर के पास एक थर्ड पार्टी आ गई। कार तो अभी भी सेलर के पास है। थर्ड पार्टी ने कार को देखा और देखकर बोला कि मैं इस कार को 8 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। जबकि ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था सेलर और बायर के बीच में, वहां पर सेलर बायर को 5 लाख रुपए में कार बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी 8 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है। तो सेलर के मन में लालच आया और सेलर ने शाम को ही ये कार थर्ड पार्टी को बेच दी 8 लाख में। तो ये तो हो गया हमारा सेल का एग्जाम्पल। अब अगर बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर और बायर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है जिसमें सेलर बायर को बोलता है कि मैं तुम्हें इस कार की ओनरशिप 1 महीने बाद ट्रांसफर करूंगा। दोनों के बीच 5 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, कार 5 लाख रुपए में बेची जा रही है। लेकिन अब होता क्या है कि इस 1 महीने से पहले एक थर्ड पार्टी सेलर के पास आती है और आकर बोलती है कि मैं 10 लाख रुपए में ये कार खरीदने को तैयार हूं। तो सेलर जो है इस कार को थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपए में बेच देता है। सेलर लालची है, उसने बेच दिया। तो यहाँ पर हमारे दो केस बने, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन दोनों ही केस में क्या हुआ, सेलर ने गुड्स को रीसेल कर दिया। यहाँ पर नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, रीसेल ऑफ गुड्स। सेलर ने गुड्स को रीसेल कर दिया, किसको, टू अ थर्ड पार्टी को। तो चाहे सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ही केस में अगर सेलर और बायर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए किसी थर्ड पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। यहाँ पर सेलर ने अपने और बायर के बीच बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, तो ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो फिर चाहे सेल का केस हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का केस हो, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों में ही ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पर बायर के पास दोनों ही केस में राइट आएगा कि वो सेलर के अगेंस्ट ब्रीच को लेकर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अब अगर बात करें गुड्स की रिकवरी की, अगर सेलर थर्ड पार्टी को गुड्स बेच देता है तो क्या बायर इस थर्ड पार्टी से गुड्स को रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गुड्स रिकवरी को लेकर हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं। पहला केस, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो थर्ड पार्टी है उसने इस कार को गुड फेथ में खरीदा था कि नहीं खरीदा था। गुड फेथ का मतलब है कि इस थर्ड पार्टी को पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है या नहीं पता था। तो हमारा पहला केस आता है कि जो थर्ड पार्टी है इसने गुड्स को गुड फेथ में खरीदा, यानी इस थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है। तो अगर थर्ड पार्टी ने कार गुड फेथ में खरीदी है तो वहां पर चाहे सेल का केस हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल का केस हो, दोनों ही केस में एक बार अगर कार थर्ड पार्टी के पास आ गई तो उसके बाद दोबारा बायर इस थर्ड पार्टी से उस कार को रिकवर नहीं कर सकता। गुड्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। ये जो ओरिजिनल बायर है ये थर्ड पार्टी से कार दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा अगर थर्ड पार्टी ने कार गुड फेथ में खरीदी है। हाँ, लेकिन अगर बायर ने सेलर को कोई एडवांस दे रखा हो तो वो एडवांस तो वापस मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें, दूसरे केस में क्या है, अगर थर्ड पार्टी ने कार को गुड फेथ में नहीं खरीदा, यहाँ पर सेलर और थर्ड पार्टी दोनों ही मिले हुए थे। थर्ड पार्टी को पहले से ही पता था कि ये कार पहले बिक चुकी है। थर्ड पार्टी नोइंग अबाउट द रॉन्ग ट्रांजैक्शन नॉट इन गुड फेथ, थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कार नहीं खरीदी। तो उस केस में हमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेल की बात करूं, सेल के केस में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है इमीडिएटली ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम सेल के कॉन्ट्रैक्ट को देखें, जैसे ही सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना था वैसे ही तुरंत ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो गई थी। तो सेल के केस में इस कार का ओनर कौन बन गया था, बायर। तो ये कार बायर की थी लेकिन सेलर ने इस कार को थर्ड पार्टी को रीसेल कर दिया। तो अब क्या बायर इस कार को थर्ड पार्टी से रिकवर कर पाएगा। तो अगर सेल का केस है तो बिल्कुल ओरिजिनल बायर कैन रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टी, ओरिजिनल बायर थर्ड पार्टी से कार रिकवर कर सकता है। लेकिन यही अगर केस हो जाए एग्रीमेंट टू सेल का, एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका है लेकिन ओनरशिप 1 महीने बाद ट्रांसफर होगी और इस 1 महीने के बीच में गुड्स का ओनर होता है सेलर। तो सेलर के पास गुड्स की ओनरशिप है तो सेलर जिसको मर्जी चाहे गुड्स बेचे। भले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका हो सेलर और बायर के बीच में, लेकिन उसके बावजूद
गुड्स की ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है और सेलर की अपनी मर्जी है, उसने कार थर्ड पार्टी को बेच दी तो बेच दी। अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओरिजिनल बायर के पास कोई भी राइट नहीं होगा थर्ड पार्टी से गुड्स को रिकवर करने का। इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल नो सच राइट विद ओरिजिनल बायर। यहाँ पर गुड्स को रिकवर करने का कोई भी राइट नहीं होगा ओरिजिनल बायर के पास। ही कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस, वो सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर पाएगा। तो समझ में आ गई दोनों सिचुएशन। अब देखना हमें डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप। सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी या फिर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद होगी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल के केस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, जबकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ काम बाकी है, अभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है। बाकी एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, उसको जाके पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट है बर्डन ऑफ रिस्क। आखिर रिस्क किसका होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, रिस्क जो है वो ओनरशिप को फॉलो करता है, जिसकी ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी का होगा। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर। सेल के केस में रिस्क हमेशा बायर का होगा, क्योंकि ओनरशिप भी बायर की होती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, तो रिस्क भी सेलर का ही होगा, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो जिसका रिस्क है लायबिलिटी भी उसी की होगी। सेल के केस में रिस्क बायर का है तो लायबिलिटी भी बायर की होगी, कुछ नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बायर करेगा। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में लायबिलिटी सेलर की होगी, जिसका रिस्क होगा वही नुकसान की भरपाई करेगा। राइट टू रीसेल की बात करें, सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है, तो गुड्स का ओनर बायर है, तो यहाँ पर सेलर जो है उसी गुड्स को दोबारा रीसेल नहीं कर सकता। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है, तो वो जिसको मर्जी चाहे उसको गुड्स बेच दे, तो यहाँ पर सेलर जो है गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी अदर पर्सन को। हाँ, बाद में ओरिजिनल बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सेलर के पास गुड्स को रीसेल करने का राइट होता है। 6th पॉइंट है राइट ऑफ बायर। बायर का राइट कब आएगा? जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। बायर को चाहिए गुड्स और सेलर को चाहिए पैसा। अगर सेलर बायर को गुड्स नहीं देगा तो बायर सेलर के अगेंस्ट केस कर सकता है और गुड्स की रिकवरी कर सकता है। सेल के केस में बायर के पास जो राइट क्रिएट होता है वो होता है जस इन रेम। जस इन रेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बायर के पास अपने गुड्स को लेकर पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट होता है, कोई भी बायर से उसके गुड्स के राइट को नहीं छीन सकता। अगर सेलर बायर को गुड्स देने से मना करता है तो बायर जो है सेलर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और गुड्स की रिकवरी करवा सकता है। या फिर सेलर अगर बायर के अलावा किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दे तो उस केस में भी बायर उस थर्ड पार्टी से गुड्स को क्लेम कर सकता है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि बायर का राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर का जो राइट होता है उसको हम बोलते हैं जस इन पर्सोनेम, यानी राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। और ये पर्टिकुलर पर्सन कौन होता है? सेलर। अगर सेलर बायर को कोई धोखा देता है तो यहाँ पर बायर का राइट सिर्फ सेलर के अगेंस्ट है, बायर सिर्फ सेलर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अगर सेलर बायर को गुड्स नहीं देगा तो बायर जो है सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में हमेशा ध्यान रखना, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो सेलर अगर गुड्स देने से मना कर देता है एग्रीमेंट टू सेल के केस में, तो बायर सेलर से जबरदस्ती गुड्स नहीं मांग सकता। सेलर की मर्जी, सेलर के गुड्स हैं, वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो मत दे। हाँ, लेकिन सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके लिए बायर जो है सेलर के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ डैमेजेस क्लेम करे जा सकते हैं, जबकि सेल के केस में गुड्स की रिकवरी हो सकती है। उसी तरीके से है राइट ऑफ सेलर। सेलर का राइट कब आएगा? जब बायर धोखा देगा। अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया तो सेलर का राइट क्रिएट होगा। अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया, पैसा देने से मना कर दिया, तो सेल के केस में सेलर गुड्स के प्राइस के लिए बायर के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन यही एग्रीमेंट टू सेल की बात करें, एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर ने पैसा देने से मना कर दिया, बोल दिया कि मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तो अभी भी गुड्स का ओनर कौन है? सेलर। सेलर जो है जबरदस्ती बायर को नहीं कह सकता कि मेरा सामान खरीदो और मुझे पैसा दो। तो यहाँ पर अगर बायर पैसा देने से मना करता है, गुड्स का प्राइस देने से मना करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, गुड्स नहीं चाहिए, तो उस केस में सेलर बायर से जबरदस्ती गुड्स का प्राइस रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा है, तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही कैन ओनली रिकवर द डैमेजेस। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया। यहाँ पर बायर दिवालिया हो गया। अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो खतरा किसके लिए है? खतरा सेलर के लिए है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर डरेगा कि कहीं बायर मेरा पैसा ना डुबो दे।
तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में राइट किसको मिलेगा? राइट मिलेगा सेलर को। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर पेइंग द प्राइस, गुड्स का प्राइस बायर ने पे नहीं करा और बायर पहले ही इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी करेगा। और किसको करेगा? ऑफिशियल रिसीवर को करेगा। अभी ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट जो है उस इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए एक ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करता है और उसके बाद वो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी उस इंसॉल्वेंट पर्सन के सारे एसेट को बेचेगा और लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पर अगर ऑफिशियल रिसीवर सेलर से गुड्स की डिमांड करता है तो सेलर को ऑफिशियल रिसीवर को गुड्स डिलीवर करने होंगे और सेलर के पास भी राइट है कि वो ऑफिशियल रिसीवर से अपने गुड्स के प्राइस को क्लेम करे। लेकिन यहाँ पर सेलर जो है वो बायर के ऑफिशियल रिसीवर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही क्लेम कर सकता है। यहाँ पर सेलर को बायर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया और सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई, तो बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है वो सेलर से गुड्स की डिमांड कर सकता है। सेलर को गुड्स देने ही होंगे क्योंकि गुड्स का ओनर तो बायर है। अब बात आएगी पैसों की, तो जब पैसा देने की बात आएगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर के पास पैसा नहीं है, तो सेलर को सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही मिलेगा, एक प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलेगा। सेलर जो है बायर से सिर्फ प्रोपोर्शनल अमाउंट क्लेम कर सकता है, रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो सेलर को पता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ये मेरे को पैसा नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पर सेलर चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। सेलर ये कह सकता है कि जब तक मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंट कौन होगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा सेलर। अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो डर लगेगा बायर को कि कहीं सेलर मेरे को गुड्स दे या ना दे, क्योंकि सेलर तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं करी, if the seller become insolvent and goods are still in its possession, goods अभी भी सेलर के पोजीशन में है और बायर पैसा दे चुका है, बायर ने एडवांस में पैसा दे दिया, तो उस केस में बायर के पास राइट है कि वो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स को क्लेम कर सकता है। यहाँ पर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो कोर्ट सेलर के ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करेगा। तो सेल के केस में बायर के पास राइट होता है कि वो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स की डिमांड कर सकता है, क्योंकि ओनर तो बायर बन चुका है, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज पास टू द बायर। जबकि बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स का ओनर अभी भी सेलर ही है, तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में बायर जो है सेलर से गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, जबरदस्ती गुड्स नहीं मांग सकता इफ द बायर हैज पेड द प्राइस। हाँ, लेकिन अगर बायर ने सेलर को कोई एडवांस पे कर दिया है, गुड्स का प्राइस पहले ही पे कर दिया है, तो उस केस में बायर जो है सेलर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर पाएगा। यहाँ पर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो बायर सेलर से सिर्फ रेटेबल डिविडेंड ही मांग पाएगा, तो बायर को सिर्फ प्रोपोर्शनल अमाउंट ही वापस मिलेगा। तो समझ में आ गया। ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल।